विजित सिंह, मुसाफिर किस्सों वाला, एन आर्टिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, ओरेटर और पता नहीं क्या क्या। आपने एमबीए किया एचआर में, आपने एमएसडब्ल्यू भी किया, आपने थिएटर की भी शिक्षा ली भारतीय नाट्य अकेडमी से। फिर क्रिएटिविटी की जर्नी कैसे शुरू हुई? इसकी एक बड़ी रोचक यात्रा है, थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जी जी। मेरा होम टाउन जहाँ से मैं मूलतः ताल्लुक रखता हूँ वो सिद्धार्थनगर। जी, मुझे बड़ी खुशी होती है जब यहाँ पे लखनऊ में लोग सिद्धार्थनगर का नाम लेते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है कि आपने सिद्धार्थनगर का नाम रोशन किया है एक तरह से। थैंक यू सो मच। तो ये सिद्धार्थनगर जो है वो गौतम बुद्ध जी की क्रीड़ा स्थली रही है जी। गौतम बुद्ध जी ने जीवन के शुरुआती 29 वर्ष सिद्धार्थनगर में बिताए और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसलिए उस जनपद का नाम भी सिद्धार्थनगर पड़ा। है। तो मैं क्लास 10 तक सिद्धार्थनगर में पढ़ा हूँ और मैं एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट था। मतलब ऐसी स्थिति होती थी कि घर में कोई आया भी है मेहमान या कुछ ऐसा और माताजी पिताजी कहते थे आओ जरा मुलाकात करो। वो शर्म आती थी पैर छूने में, नमस्ते करने में। मतलब मैं सामने ही नहीं आता था, मैं सामने ही नहीं आता था। स्कूल वगैरह में थोड़ा पार्टिसिपेशन था, कल्चरल एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट था जी। लेकिन जब वहां से निकला बाहर पढ़ाई करने के लिए तो मेरी इंटरमीडिएट मैंने गोरखपुर से किया। वो पास का शहर था तो ये था कि भाई ये पास में रहेंगे तो मॉनिटरिंग होती रहेगी। तो इंटरमीडिएट वहां से किया तो वहां पे एक नया आकाश बाहें फैलाए खड़ा था कि भाई, तो वहां पे इंट्रोवर्ट होने का ऑप्शन ही नहीं था आपके पास। आपको जो कुछ भी करना है, अकेले परिवार से दूर है, सब चीज खुद से करना है। एग्जैक्टली। तो वहां पे जो कुछ भी रहा उसने बहुत लर्निंग रही मेरी, क्योंकि अपनी भाव को प्रकट करने का तरीका, क्योंकि वहां पे घर के अलावा कोई इंटरेक्शन इस तरह से नहीं था विशेष रूप से सामाजिक तौर पे। और फिर जब वापस से वहां से निकल करके लखनऊ आया, लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, तो ये एक ऐसा दौर होता है किसी के भी जीवन का जी। जो बहुत निर्णायक दौर होता है। आपको वहां से ये तय करना होता है। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा, कॉमर्स मेरा बड़ा इंटरेस्ट था पढ़ाई में और अंकों पे क्या जाऊं, अंक बड़े अच्छे आते थे मेरे। तो ये एक ऐसा दौर होता है जहां पे आपको निर्णय लेना होता है कि जीवन को किस दिशा में आगे लेके जाना है। तो यहाँ पे आया और ऑब्वियस सी बात है सिद्धार्थनगर से जर्नी शुरू हुई गोरखपुर, गोरखपुर से लखनऊ, और लखनऊ हमारे जैसे लोग जो छोटे शहर से आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक लगता है कहाँ ही आ गए प्रदेश के जैसा ही लगता है। एग्जैक्टली। और कंपटीशन इतना ज्यादा कि आप जिसको देख रहे हैं वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड लग रहा है जी। तो हालांकि मेरी शिक्षा दीक्षा बड़े अच्छे स्कूल में हुई थी, वो कैथलिक्स का था सेंट जेवियर्स स्कूल, और बहुत ही अच्छा माहौल वहां पे था, सारे टीचर्स वगैरह केरला के। तो यहाँ पे मुझे लगा कि यार अगर यहाँ से कंपटीशन करना है इस जगह से, यहाँ के लोगों से, तो आपको इनके लायक बनना होगा, पहले इनके बराबर आना होगा। तो उस बराबरी के लिए, चूंकि छोटे शहर के लोग साथ तो ये होती है बराबरी में आने में बड़ा समय लग जाता है, आगे की तो बात छोड़िए आप। तो फिर तमाम तरीके के कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना, सब कुछ करना। उसी दौरान भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के बारे में पता चला। अच्छा, हमारे यहाँ हम लोग जिस तरह के परिवेश से ताल्लुक रखते हैं सभी लोग, मतलब भारत में हर एक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप देखने में थोड़ा ठीक है ना तो आप मतलब पहला ख्वाब जो आता है बॉलीवुड का आता है, मतलब हीरो ही बनेंगे, हाइट अच्छी हो, कंप्लेक्शन अच्छा हो, तो बिल्कुल। तो ऐसे कहीं बैठा था, चर्चा चल रही थी कि यार मतलब कुछ करना है, तो लोग यार इतने अच्छे लगते हो यार, एक्टर बनो। तो मैं एक्टर बन तो जाए, लेकिन बनेंगे कैसे? तो ये वो यहाँ पे एक अकादमी है भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, वहां पे अगर दाखिला ले लो, चीजें हो जाए तो बढ़िया। तो मैं एक दिन ऐसे ही टहलते हुए पहुंच गया, भाई करना चाह रहा हूँ, क्या प्रक्रिया है? या समर वर्कशॉप्स होती थी, तो वो बड़ी अच्छी वर्कशॉप, 3 महीने की वर्कशॉप थी। थपलियाल सर नहीं रहे अब हमारे बीच में, उर्मिल कुमार थपलियाल सर ट्रेनर थे। सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ सर जो लेजेंडरी डायरेक्टर है, बहुत लोगों को उन्होंने बनाया है। तो सूर्य मोहन सर उस समय डायरेक्टर हुआ करते थे भारतीय नाट्य अकादमी के। तो उन लोगों की देख रेख में बड़ी अच्छी एक 3 महीने की वर्कशॉप हुई, और उस वर्कशॉप ने मुझे जीवन देखने का नजरिया बदल दिया। एक मकसद भी कहीं ना कहीं आपको वहां से मिला, और ग्रामीण भारत को भी जानने का मौका मिला, क्योंकि लोक शैलियों पे काम हो रहा था, फोक आर्ट फॉर्म पे। उर्मिल कुमार थपलियाल सर नौटंकी शैली के कमाल के डायरेक्टर थे। एक प्ले हुआ बहादुर कलारीन, तो वहां पे संगीत से जुड़ने का मौका मिला, नाटक से। क्योंकि थिएटर वर्कशॉप, अगर अच्छी थिएटर वर्कशॉप हो रही है तो आपकी पूरे पर्सोना पे काम करते हैं, वो सिर्फ एक्टिंग पे नहीं, पूरी पर्सनालिटी चेंज कर देती है। एग्जैक्टली। आपको उसी 3 महीने में छाऊ भी सिखा रहे हैं, आपको संगीत भी सिखा रहे हैं, आपको अभिनय भी सिखा रहे हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन, और सबसे बड़ी बात कि जीवन में
जो डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि मंच पे पूरा अनुशासन का खेल है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा अनुशासन इधर उधर हुआ, आप खत्म हो, आप 1 मिनट इधर से उधर नहीं कर सकते। सेकंड, मतलब हाँ, मिनट तो 1 बहुत सेकंड ज्यादा है, सेकंड में खेल हो जाता है। जी। तो वहां से जीवन को देखने का नजरिया थोड़ा बदला और लगा यार ये तो बड़ी रोचक जगह है। मतलब हम तो बॉलीवुड ही समझ रहे थे, तो बॉलीवुड से बढ़ के कुछ मिल गया है। मतलब रंगमंच जहाँ पे बस इतनी दूर पे लोग बैठे हैं, थोड़ी सी गलती हुई सब खत्म। तो वहां से मन में कुछ अच्छा करने की, मतलब अच्छा, इस दौरान मैं लगातार बोलता था। मैंने कहा कि सर, मैं सूर्य मोहन सर से मैं बोला, मैंने कहा सर, मैं जहां से ताल्लुक रखता हूँ वहां पे लोग रंगमंच का राह नहीं जानते हैं। तो मैं तो आज तक जानता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई दुनिया होती है। तो ये वहां तक कब कैसे पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, लखनऊ से निकल करके सिद्धार्थनगर जैसी छोटी जगह पे। तो सूर्य मोहन सर संवेदनशील आदमी थे, उनके जहन में वो बात बैठी हुई थी। एक दिन अचानक से उनकी कॉल आती है कि वर्कशॉप करोगे सिद्धार्थनगर में? हमने अरे सर बिल्कुल करेंगे। कहे तो तुरंत आ जाओ, बीएनए आ जाओ। बीएनए पहुंचा तो उन्होंने कहा यार हम करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा प्रोविजन ये नहीं है कि हम डायरेक्टली आपको दे दें और आप जाओ कर लो, हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हमने कहा सर अब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कहाँ सिद्धार्थनगर में, हम वो जानते ही नहीं थे। सिद्धार्थ 10 के बाद से निकल गए, 10 का बच्चा क्या जानेगा। सही बात। तो उन्होंने कहा कि तू बना लो, खुद की ऑर्गेनाइजेशन बना लो। तो हमने कहा अरे सर ये सब कहाँ मैं कर पाऊँ, पढ़ रहा था। आई थिंक 2009 में आपकी एग्जैक्टली नवोन्मेष की जर्नी शुरू हुई। एग्जैक्टली तो सर ने कहा कि काम करो, जाओ 2 दिन में सोच के आओ एक अच्छा सा नाम। करना है कि नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे अपनी मौसी जी के साथ रहता था लखनऊ में, तो वो साहित्यिक प्रवृत्ति की थी, वहां बड़ा अच्छा एक माहौल, घर में साहित्यिक पूरा था, उनका भी लिखने पढ़ने का शौक। चर्चा शुरू हुई कि संस्था का नाम क्या रखना है। 2 दिन की माथापच्ची के बाद जब मैं पहुंचा तो नवोन्मेष नाम लेके पहुंचा। सूर्य मोहन सर ऐसे देख रहे मुझे, ये कौन सा नाम रखे हो? बट आपके नाम का मीनिंग बहुत प्यारा है, यूनिक है, शायद ही इस नाम से कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो उस समय तो विशेष रूप से नहीं थी, मैंने खुद ही नहीं सुना था नवोन्मेष नाम, उसे बड़ी मेहनत करने के बाद एक नाम निकाला था। तो सूर्य मोहन सर ने कहा ये क्या नाम लेके आए? हमने कहा सर अब कहे यार इतने छोटे शहर में काम करने जा रहे हो, नाम तो ऐसा रखो जो लोग बोल सके। नवोन्मेष तो पढ़े लिखे लोगों को दिक्कत होगी यार, वहां कहाँ जा रहा हूं? मतलब अच्छे हिंदी के स्टूडेंट्स को भी इसका मतलब नहीं पता आज भी तमाम लोग उसे नवमेश कोई बोलेगा, कोई एक आध बार तो नॉनवेज लोग समझ लिया। उसके पीछे की कहानी मैं बताऊंगा नॉनवेज की, अभी उस पर भी आऊंगा मैं। तो खैर मतलब संस्था बन गई, रजिस्टर्ड नहीं हुई थी। ये सर ने कहा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेमेंट हम ट्रेनर को ही देंगे जो यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ से प्रॉपर गए और नवोन्मेष वहां से एग्जिस्टेंस में आता है। सिद्धार्थनगर पहली बार रंगमंच को जानता है। तो मेरे लिए वो बड़ा ही एक मतलब गौरवपूर्ण क्षण था। एक सपना आपका पूरा हुआ। एग्जैक्टली थिएटर शुरू करने सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए ना कि मतलब अगर सिद्धार्थनगर, हम लोग जब यहाँ पे आके बताते थे ना लखनऊ विश्वविद्यालय में कि हम सिद्धार्थनगर से हैं, तो ये कहाँ पड़ता है, कहाँ है, तो ये मतलब सिद्धार्थनगर कहाँ पड़ता है ये बताना पड़े। इसका मतलब कितने भाई 75 तो जनपद है जिले में, प्रदेश में, और उसमें भी सिद्धार्थनगर को लोग नहीं जान रहे। दुर्भाग्य है हमारा। तो हम जैसे लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी आती है, भैया बताओ कि सिद्धार्थनगर क्या है, हलचल पैदा करो यार थोड़ी। बिल्कुल। तो यहाँ से ट्रेनर्स भी गए, वो भी सिद्धार्थनगर के बारे में आके बताए। अरुण त्रिवेदी सर भी यहाँ पे डायरेक्टर रह चुके हैं बीएनए के, वो भी गए वहां पे सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके। तो एक अच्छा माहौल बना। और वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि भैया मिट्टी से जुड़ करके कुछ करने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। लेकिन अभी भी एक ऐसी चीज थी कि जो था एजुकेशन की, मतलब घर वाले भी चाहते थे, मैं भी चाहता था इनफैक्ट कि काम धाम अपनी जगह पे, लेकिन एजुकेशन इतनी होनी चाहिए कि भाई आपको कहीं पर भी प्रतिनिधित्व करना हो तो आपका विजन बड़ा हो, एटलीस्ट एक लीडरशिप हो। एग्जैक्टली किसी भी चीज के लिए लीडरशिप, मैनेजमेंट स्किल्स, ये तो जरूरी होती है। तो फिर एमबीए किया, फिर सोशल वर्क से जुड़ने का बड़ा मन था, एमएसडब्ल्यू किया, ह्यूमन एड्स पे मैंने वो किया है, ह्यूमन एमएसडब्ल्यू किया है। और फिर उसके बाद जुट गया काम। मैंने थिएटर आपने पहले किया? थिएटर मैंने पहले किया, हाँ, क्योंकि ये मेरा फोकस देखिए शुरू से क्लियर था कि मुझे मतलब एकेडमिक्स में के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मतलब पढ़ाई इतनी कर लेनी है कि भविष्य में पता नहीं कैसे संभावनाएं जीवन में बने, कैसी ना बने, क्या बने। तो इस वजह से एक होना चाहिए, और दूसरा नौकरी के भी दृष्टिकोण से नहीं, नजरिए के दृष्टिकोण से। आपके पास ज्ञान होता है तो आपके पास नजरिया आता है, और वो नजरिया निर्धारित करता है कि आपकी यात्रा कैसी होगी। तो उस यात्रा को रोचक बनाने के लिए अध्यापन कार्य और अध्ययन कार्य बड़ा आवश्यक था। तो खैर सब कुछ रहा, और मीनवाइल हमारे काम धाम सारे मतलब सब कुछ चल रहे थे। तो फिर नवोन्मेष प्रॉपर एक वो हो गया। तो हमने क्या किया, थिएटर को एक टूल बनाया। क्योंकि मैं एमएसडब्ल्यू का भी स्टूडेंट हो गया था, तो मुझे रूरल इंडिया में काम करने का बड़ा मन था।
तो सिद्धार्थ नगर में भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं, जो छोटे जो ब्लॉक्स हो गए, गांव हो गए, वहां जाके रंगमंच पे काम, एग्जैक्टली पंचायत स्तर पे, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, उनकी बच्चियों के साथ जाके थिएटर वर्कशॉप कर रहे हैं। जेल के कैदियों के साथ, मैंने जेल में बहुत समय बिताया है। अच्छा। सिद्धार्थ नगर जेल, गोरखपुर जेल, मैं 2-2 महीने जेल में गुजारता था, मतलब शाम में घर आता था। अभी जब लोगों से बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि मतलब जेल में, अरे आप तो, मैंने नहीं, मैं आ जाता था वापस, मतलब किसी कृत्य की वजह से नहीं गया था, कुछ अच्छा करने गया था, कोई कुकृत्य नहीं किया। आपने वो दुनिया भी देखी, वहाँ के भी लोगों को जाना, करीब से, बहुत वहाँ की भी, मुझे लगता है किस्से कहानियां आपके मेरे पास ना पार्ट होते हैं। एग्जैक्टली, मेरे पास ना इतनी चिट्ठियां पड़ी हैं कैदियों की, इतनी चिट्ठियां, मतलब मैं उनसे कहता था भाई तुम्हारा जो अनुभव मुझे साझा करो। मैं मौका मिला तो आपसे जरूर कभी दिखाऊंगा आपको उनकी हैंडराइटिंग में और उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो सिद्धार्थनगर जेल की इतनी रोचक यात्रा, मतलब जिस बैरक में वो लोग रहते हैं उसी बैरक में एक बैरक मुझे मिला हुआ था। अब आप सोचिए, इतने खुखार लोगों को बुलाया गया, भाई किस लिए, हम ये किस लिए आए, ये नाटक कराने आए हैं, हम नाटक करेंगे। मतलब हम इतने खतरनाक लोग, मतलब उनका चेहरा भी देख के मुझे हंसी आ रही थी। लेकिन खैर हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया, तकरीबन हमें लगता है कि हर वर्कशॉप में मैं 30-30 लोगों को किया, उनके साथ 2-2.5 महीने हमने बिताए पूरे, और एक ऐसा नाता बन गया था कि लग ही नहीं रहा था ये वही खूंखार लोग हैं। रोज कोई ना कोई मेरे लिए, कभी कोई ये सब्जी बना के लेके आ रहा है, कोई कुछ बना के लेके आ रहा है, अलग अलग अपनापन सा बन गया। एग्जैक्टली। और इतने खूंखार लोग, कई बार रिहर्सल्स में तो मतलब एक बार मैं जब डायरेक्टर की भूमिका में आ गया तब तो मैं किसी को नहीं देखता हूँ, अब हो गए भाई तुम 302 के, हमसे क्या लेना देना। अब बोतल खींच के मार दिया, कुछ कर दिया, और वो लोग उतने ही प्रेम से, मतलब एक शिष्य के तरीके, सब हमसे उम्र में बड़े थे, कोई 50 साल, 40 साल, 35 साल, अलग अलग उम्र के लोग। तो वो एक यात्रा, लेकिन जिस दिन वो शो हुआ ना, यकीन मानिए, जेलर साहब से लेके जेल सुपरिटेंडेंट और जितने लोग, पूरा, अब आप जेल का परिसर इतना बड़ा होता है और सारे कैदी बैठे हुए, उसमें सिद्धार्थनगर में तकरीबन 600 कैदी थे, सबकी आंखें नम, क्योंकि उन्हीं के जीवन की कहानी मैंने उठाई, बिल्कुल, है ना, कि भले आपने गलत परिस्थितियों में आके, जैसे भी आपने ये गलत काम किया है, लेकिन गलत तो गलत है, और उसके बाद के जो दुष्परिणाम, तो उनकी जीवन यात्रा थी। मुझे लगा यार ये काम ना सिर्फ नाटक ही थिएटर कर सकता था। इतने मतलब पत्थर हृदय लोगों को उनकी आंखों में आंसू ले आना, उनसे नाटक करा लेना, ये करिश्मा जो है ना, ये रंगमंच ही कर सकता है। फिर उससे थोड़ी हिम्मत बढ़ी, फिर मुझे लगा ये और भी प्रयोग और भी जेलों में होना चाहिए। गोरखपुर जेल में किया, हालांकि तिहाड़ में भी हम लोगों ने अप्रोच किया था, लेकिन वहां पता चला ऑलरेडी हुई थी। मैंने कहा तो ऐसी जगह पे क्यों करना है जहाँ ऑलरेडी हो चुका है। तो इस तरह से मतलब रंगमंच मेरे जीवन की एक ऐसी यात्रा रही कि ग्रामीण अंचलों में, तो MSW ने प्रेरित किया उसके लिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी मेरे टाई अप्स हुए, कुछ लोगों के साथ इस तरह से जुड़ करके भी काम किया, यूनिसेफ वगैरह और तमाम ऐसे लोग जुड़े। तो रोचक यात्रा रही और वो यात्रा चल रही है। तो नवोन्मेष के 13 साल हो गए और मुझे लगता है आपने 9 से 10 सक्सेसफुल थिएटर फेस्टिवल्स किए सिद्धार्थनगर में। इसको लखनऊ लाने का भी प्लान है या और भी शहर में ले जाने का प्लान है? देखिए, नवोन्मेष ना एक विचार है, मैं उसे संस्था नहीं मानता हूँ, और विचार तो निश्चित तौर पे हर जगह जाएगा, उसकी कोई जगह तो है नहीं, उसको तो फैलना ही है। तो नवोन्मेष को हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स में लेके घूमे हुए हैं, मतलब मुझे जहां तक मेरी स्मृति काम कर रही है, तकरीबन 12-13 स्टेट्स में मैं परफॉर्म कर चुका हूँ नवोन्मेष के लिए, वो चाहे प्लेज हो या स्टोरी टेलिंग शोज हो या और तमाम सारी चीजें। तो नवोन्मेष का विस्तार तो नियमित चल रहा है। हाँ, थिएटर फेस्ट का ये है कि मेरी पूरी इच्छा है कि हम लोग लखनऊ में भी एक बड़ा थिएटर फेस्ट करें और उसमें बहुत सारी चीजों को मिला करके, सिर्फ नाटक ही उसमें ना हो, उसमें जो लोक कला है उसकी भी कुछ महक हो जी। उसमें बहुत प्यारे प्यारे गीत और इस तरह के बाहर ना, जैसे अभी हम लोग कुछ फोक के शोज भी कर रहे हैं आजकल अपने YouTube चैनल के लिए भी जी। तो वहां से कुछ अलग अलग राज्यों की भी कुछ कलाएं यहाँ पे आए, तो जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम सॉर्ट ऑफ होता है उस तरह से कुछ करें, तो निश्चित तौर पे लखनऊ में भी करेंगे। और सिद्धार्थनगर ने अगर मुझे बड़ा किया है तो लखनऊ ने मुझे पाला है। मैं 10 साल अगर वहां 10-12 साल गुजारे तो यहाँ पे सारी शिक्षा दीक्षा सब कुछ यही हुई। जीवन को जानने का जो नजरिया मिला वो लखनऊ में ही दिया है। तो वो यात्रा चल रही है और देखिए आगे कैसे क्या करते हैं। बिल्कुल। नवोन्मेष से मुसाफिर किस्सों वाला का जो सफर है, आपको लोग ज्यादातर मुसाफिर किस्सों वाला के नाम से जानते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका जितना भी कार्य है, चाहे वो वीडियो बनाना हो या स्क्रिप्ट हो या ऑडियो स्टोरी टेलिंग हो या विजुअल स्टोरी टेलिंग हो, सब कहीं ना कहीं किसी कहानी से जुड़ी हुई है।
तो मुसाफिर किस्सों वाला की स्थापना कैसे हुई, कैसे ये ख्याल आपके जहन में आया, कैसे आपने उसको शुरू किया? ये बड़ा उम्दा प्रश्न है। सामान्य तौर पे ये वाला प्रश्न आता नहीं है, लोग पूछते नहीं है कि मुसाफिर किस्सों वाला तो है, ठीक है, लेकिन ये आया कैसे? ये मैंने जब वो टैगलाइन देखा तो मुझे लगा कि क्यों, मतलब सभी मुसाफिर तो है ही, किस्से सभी के पास है, लेकिन एक होता है ना कि आपकी क्या वो पर्सनल जर्नी रही जिससे आपने इसको शुरू किया? देखिए, आप भी थिएटर शोज वगैरह देखती रहती हैं। एक्चुअली एक प्रॉब्लम जो रंगमंच के साथ है ना, वो समस्या ये है कि देखिए हम सभी महत्वाकांक्षी हैं, सभी जो भी काम कर रहे हैं, और सभी जहां पे आज हैं उससे ऊपर जाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, और निश्चित तौर पे कोशिश करना चाहिए। आप एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, आप एक प्ले तैयार किया, बड़ी मेहनत लगती है एक प्ले तैयार करने में, मतलब पूरी आत्मा झोंकनी पड़ती है, महीने भर रिहर्सल होती है, सब कुछ होता है, और उसमें पता चला कि एक आर्टिस्ट को कोई काम आ गया, और या फिर आगे उसका किसी सिलेक्शन हो गया किसी ड्रामा स्कूल में या किसी फिल्म एकेडमी में, या फिर कोई उसको प्रोजेक्ट मिल गया, मुंबई चला गया, कुछ भी है, तो फिर आपको फिर नए सिरे से 1 महीने मेहनत करनी है, या हो सकता है कि 2 आर्टिस्ट चले गए, पता नहीं, आप सबके साथ वो समन्वय भी नहीं बन पाता है। सही बात है। तो आप पूरे टाइम तो ये कर नहीं सकते ना कि बार बार आप यही करते जा रहे हो, यही। तो कुछ ऐसे अनुभव रहे जीवन में, मुझे लगा कि एक यात्रा ऐसी होनी चाहिए जहां पे किसी पे निर्भरता ना हो। बिल्कुल। आप ऐसा हो कि बस आप एक, मतलब मैं कहता हूँ पोटली, हाँ। मेरी कहानियों की पोटली है, तो पोटली लेकर के आप निकल लो, और बस मतलब सुनाते रहो। ज्यादा सेट वेट की भी कुछ जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस सुनाओ और लोगों को मतलब अपना बना लो। और किससे कहानियां मैं ऑब्जर्व बहुत करता हूँ। जैसे अभी आपके आया हूँ, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ यहाँ से जुड़ी कहानियां आ जाए। मैं ऑब्जर्व बहुत करता हूँ व्यक्ति को, उसके चरित्र को, उसके व्यवहार को मैं बड़े करीब से ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें मेरा एक किरदार है, ये व्यक्ति नहीं, मेरे लिए किरदार बैठा है। तो मेरी शुरू से ही आदत थी, थोड़ा भावुक व्यक्ति भी हूँ, तो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई कहानियां वो आपकी स्टोरीज में दिखता है। हाँ। चाहे वो आराध्या हो या माध्यम हो या अविरल हो, लगता है कि वो हमारे आसपास के ही। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको मेरी कहानियों किरदार याद है, और उद्देश्य देखिए यही होता है ना कि एक श्रोता के तौर पे अगर आपको वो किरदार याद रह गए, तो एक लेखक के तौर पे, एक स्टोरी टेलर के तौर पे मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो आप तक वो बात पहुंच गई, और कुछ भी फैब्रिकेटेड नहीं है। मैं जो महसूस करता हूँ उसे कोशिश करता हूँ कि इतने शिद्दत से लिखा जाए, बोला जाए कि लोगों के दिल तक पहुंचे। तो मुसाफिर किस्सों वाला की यात्रा यहीं से शुरू हुई। मुझे लगा कि एक तो मतलब थिएटर हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, एक ग्रुप के साथ है, और एक अपना इंडिविजुअल, मतलब वो भी ग्रुप ही है, मतलब सोलो भी आप अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए भी ग्रुप चाहिए होता है। लेकिन मुझे लगा कि ये ताम झाम, ये सारा सब कुछ, इससे इतर कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पे आपको बहुत तैयारियों की जरूरत ना हो, बहुत रिसोर्सेज की जरूरत ना हो, बस आप जाओ और कर दो। तो उसमें ये हुआ कि भाई इसको कैसे किया जाए, क्या किया जाए, बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई, सब कुछ हुआ, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट आया। फिर वही नवोन्मेष की तरह इसमें भी जद्दोजहद कि भाई नाम क्या रखा जाए, क्या होना चाहिए। आप यकीन मानिए, मतलब मुझे लगता है मुझे 1.5 महीने लगे होंगे इस पे। अच्छा। नवोन्मेष तो फिर भी 2-3 दिन में नाम आ गया था। नाम क्या रखा जाए जो एकदम से क्लिक कर जाए, इम्पैक्ट हो। एग्जैक्टली। और दूसरा ये था कि मुझे इसको लेके ट्रेवल करना था जी। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ ऑडिटोरियम्स में नहीं करने थे, मुझे ट्रेवल करना था, कहीं पे भी कर, एग्जैक्टली, पार्क हो, ऑडिटोरियम हो, एग्जैक्टली। और मैंने किया भी है, अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, बहुत जगहों पे ऐसे किया। तो फिर नाम ये हुआ कि भाई ये नाम होगा इसका मुसाफिर किस्सों वाला। और मैंने शुरुआत की पहला शो वो भी जेल में किया। अच्छा। मैंने कहा भाई जेल में कुछ, जेल से आपका बहुत गहरा नाता है। मैंने कहा जेल में कुछ ले जाना अलाउ नहीं है जी। जेल में ऐसा कुछ बाहर का बहुत तामझाम ले नहीं जा सकते। तो ये हुआ कि भाई जेल से शुरू करते हैं, देखते हैं अगर कैदी समझ गया जी तो सब समझ जाएंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा, उनके दिल को आपने छू लिया। एग्जैक्टली। तो उनके दिल को छू लिया, तो वो बड़ा मजेदार रहा भाई। शो हुआ और सबको बड़ा मजा आया, हमने बस यही किक चाहिए थी हमें। उसके बाद मैं यूपी में किया ही नहीं, मैं लेके निकल गया इसे हरियाणा की तरफ। हरियाणा में हमारे कुछ मित्र लोग थे और मैंने कॉलेजेस को टारगेट किया, डिग्री कॉलेजेस। कुछ नहीं, बस समय लिया वहां पे, और वो कोऑर्डिनेटर मेरा मित्र है, वो बात करता था कि भाई हम लोग आ जाएंगे, उनसे कुछ नहीं लेते थे। आप यकीन मानिए सब फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे थे। वो प्रयोग का दौर था हमारे लिए। और बस जाते थे और अपना मतलब लगा थोड़ा बहुत कुछ बेसिक सेटअप था जो एक बैग में आ जाता था। एक इतना बड़ा सा बैग बनवाया था हमने, माइक, लाइट्स, बस लाइट्स कुछ नहीं, लाइट्स नेचुरल लाइट तो ऐसे जला दो। हाँ नहीं, ऑडिटोरियम में तो करते ही नहीं थे ना। कॉलेज में ऐसे कॉलेज का हॉल है कुछ, तो मतलब उसको सहज बनाना था कि मतलब सामने वाले को लगे कि अरे यार ये तो मतलब हमारी टाइप का आया, बस खोला बैग और शुरू हो गया।
तो इसलिए उसको ऐसा बनाना था, तो एकदम सरल सा बनाया और वो इतनी उम्दा प्रतिक्रियाएं आने लगी। मैं आपको बताऊं कि लिटरली ऐसा हुआ है, एक आराध्या माध्यम की कहानी थी सबसे पहली मेरी कहानी, बिटिया मोरी जी। शायद आपने नहीं देखी है वो। मतलब वो एक बेटी की कहानी थी, वो प्रॉपर 1 घंटे का शो था कि वो घर से, उसके साथ बहुत अच्छी प्यारी आदर्श बिटिया होती है, उसके साथ शादी वादी होती, बहुत गलत हो जाता है, उसके गिरने और फिर वहां से उठने की कहानी और कैसे वो वापस जीवन में खड़ी। मैं आपको बताऊं, लड़कियां लिटरली आकर के मतलब गले लग के रोती थी कि अरे सर आप मतलब मेरी भावनाओं को कैसे, आप इतना लड़की की भावनाओं को आप कैसे इतना पकड़ सकते हैं। तो वो वहां से बड़ा बल मिला मुझे लगा यार ये तो एक ऐसी चीज है, नाटक तो ठीक है, नाटक में हम एक दूर से खड़े होते हैं, किरदार और उसके बीच में एक दूरी होती है, फिर हो जाती है। यहाँ कुछ नहीं है हमारे पास, ना रिसोर्सेज है ना कुछ है, बस एक आवाज है जो दिल को छू रही है। एग्जैक्टली। और अगर इतने पे लोग मतलब हमसे कनेक्ट हो जा रहे हैं यार, ये तो फिर जादुई चीज है। वो है, वो आपकी आवाज में एक कशिश है, एक जादू है। जैसे ये जो ऑडियो स्टोरीज है, अगर हम लोग रात में लगा के छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना नाम भूल जाते हैं, आप खुद को ही माध्यम समझने लगते हैं या आराध्या समझने लगते हैं, और लगता है कि आप ही की कहानी आपको सुनाई जा रही है। तो ये मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है। अगर ऐसा आपको लगता है तो मुझे लगता है कि नहीं, कहानीकार के तौर पे ठीक है। तो वो फिर वहां से हरियाणा में हमने तकरीबन 7-8 शोज किए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं, अपने ही पैसों से हम लोग रुके भी थे। मेरा मित्र जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने वहां व्यवस्था की थी। हम लोग वापस फिर लखनऊ आए और यहाँ भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी में ग्रैंड शो किया। हमने अब भाई कॉन्फिडेंस आ गया है ये बढ़िया कुछ करेंगे। अच्छा, हम लोग जो ये कॉन्सेप्ट भी लेके आए ना, एक्चुअली 2 तरह से भारत में आप जानती हैं स्टोरी टेलिंग 2 तरीके से हो रही है। एक तो होती है टिपिकल जो मतलब किस्सा गोई और दास्तान गोई का हमारे यहाँ जो एक तरीका रहा है कि बैठ करके और पूरा उस तरीके से ना, और एक तो या तो फिर प्रॉपर मतलब एकल मंचन होता है वो थिएटर का, वो एक अलग हो गया। और ये हम लोग ना एक मध्य मार्ग लेके आए थे जी, जिसमें कि अभिनय के भी कुछ अंश होंगे, कहानी जिस तरीके से कहानी कथन जो तरीका होता है वो भी एक इसमें रखेंगे, और दूसरा शुरुआती जो हम लोगों ने शोज किए उसमें दर्शकों के साथ इंटरैक्शन भी रखा। शो खत्म हुआ उसके बाद आप पूछो, आपको जो पूछना है वो भी बड़ा, तो एक नया तरीके का कॉन्सेप्ट था ये। दर्शक कनेक्ट कर गए मेरे पहले शो से, मुझे लगा यार ये कमाल की चीज हो गई है। और उस शो को हम लोग लेके पूरे भारत में फिर घूमे, बहुत सारे स्टेट्स में घूमे, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। 100, 150, 200 शो बड़े आराम से, हाँ इतने शोज तो किए ही होंगे हम लोगों ने, और लगभग हर जगह। मैंने मतलब मेरा श्री राम सेंटर में शो करने का बहुत मन था, दिल्ली का मतलब भारत का सबसे रेपुटेटेड ऑडिटोरियम है, वहां पे हमने इसका शो किया और वहां भी इतना ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा। तो जो शो हम लोगों ने फ्री में शुरू किया था, फिर तो उसके लाखों रुपए भी हम लोग चार्ज करते हैं, तो भी ठीक है, पैसा वसूल हो गया, पैसा वसूल। वैसे मेरा मानना है कि अगर आपको, चूंकि मैं मैनेजमेंट का भी स्टूडेंट रहा हूँ, कि अगर आपको वाकई कुछ अपना कोई कंटेंट बेचना है, लोगों को महसूस कराना है कि उनकी चीज है, तो पहले आपको अपनी चीजों को लेकर के लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उनका फीडबैक लेना होगा। एग्जैक्टली। तो आप शुरुआत में ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इसका मॉनेटरी वो आएगा, आपको पहले आपको समझना होगा कि आपने जो बनाया क्या वो वर्थ है। जी। हमारे साथ कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है, हम बना तो लेते हैं, हमको लगता है कि ये वर्थ इट है, लेकिन आपको तब वो जनता सर्टिफिकेट देगी ना, दर्शक सर्टिफिकेट देगा, आप खुद नहीं मान सकते। ये लेकिन बहुत कम लोग करते हैं, जितने भी क्रिएटिव लोग। एक तो कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हमने ये लिखा है या हमने ये गाया है, खैर ये भी हो सकता है, वो होता है ना, क्रिटिक्स नहीं लेते, सबका अपना तरीका है। ये एक अच्छा तरीका है कि आपने ऑडियंस के बीच में एक्सपेरिमेंट किया, खास करके यूथ के बीच में एक्सपेरिमेंट किया, जिससे आपको हर तरह के फीडबैक्स मिले, उसको आपने इनकॉर्पोरेट किया, फिर एक अच्छे लेवल पे उसको परफॉर्म किया। तो ये रहा। फिर उसके बाद इसमें कहानियां बदलती रही, हम लोगों ने उसमें नई नई कहानियां लेके आए। रिसेंट शो आपने देखा है, अभी इनकलाब हम लोगों ने किया था। फिर हमें ये भी लगा कि यार ये शो तो ठीक है, हम शहर शहर लेके जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो शोज देखने नहीं आ रहे हैं, उसकी या नहीं आ सकते हैं, या कई मजबूरियां भी हैं, कई ऑफिस है, कुछ है, तो हम बाकी लोगों तक कैसे पहुंचे हैं। फिर लगा उसके लिए तो भाई फिर सिर्फ आवाज का सहारा लेते हैं, तो फिर ऑडियो स्टोरीज आनी शुरू हो गई उस श्रृंखला की ही, मुसाफिर किस्सों वाला श्रृंखला की। एंड आई थिंक आपने उस समय शुरू किया। अब जो नया दौर आ रहा है पॉडकास्ट का, वो बिल्कुल वायरल हो चुका है, क्योंकि लोगों के पास अब टाइम नहीं है विजुअल्स भी देखने का, बट घंटों टाइम है जब वो ड्राइव कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, जिम पे हैं, तो उस समय ये जो ऑडियो स्टोरी है, रात में सो रहे हैं, आपको देखने का मन नहीं, आंखें बंद है, बट कुछ चाहिए आपको, यू नो, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, तो ऑडियो स्टोरीज उसमें बहुत बड़ा। मैं एक दिन मतलब सरप्राइज रह गया, मतलब मैं बैकएंड डेटा चेक कर रहा था, अमूमन नहीं चेक कर पाता हूँ, ये Amazon म्यूजिक और Spotify पे, क्योंकि हमारी सारी कहानियां हैं उस पे,
मैं एक दिन बैक एंड डेटा चेक किया, इंडिया तो इंडिया के बाहर इतनी व्यूअरशिप हो रही है कहानियों की। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा चलो मतलब ये एक जो प्रयोग था ये भी सफल रहा कि अपने लोग तो जो है वो सुन ही रहे हैं, लेकिन भारत के बाहर भी लोग कहानियों को सुन रहे हैं और इन किरदारों को। इसके साथ एक बड़ी रोचक बात ये है कि लोग ना मतलब पता नहीं मतलब मुझसे जुड़े जो लोग हैं मुझे माध्यम समझ बैठे हैं। हाँ, वो कहीं ना कहीं लगता है कि माध्यम आप ही है, अविरल आपका कोई दोस्त है और सारी कहानी आपके लव लाइफ या आपके स्कूल की कॉलेज की कहानियों से जुड़ी हुई है। तो मैं कहता हूँ भैया ऐसा नहीं है यार, मतलब ठीक है मेरी ही कल्पना है या मेरा ही किरदार है, लेकिन मैं नहीं हूँ और मेरा मतलब बहुत सारी मतलब सब जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं की कहानियां होती हैं। तो मुसाफिर किस्सों वाला एक मेरे जीवन का एक ऐसा मतलब मैं कहूँगा एक ऐसी यात्रा है जिसका मैं भरपूर आनंद उठा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ये यात्रा यूं ही चलती है। बिल्कुल चलती रहेगी। और जैसा कि आपने 1922 इनकलाब की जिक्र किया, उससे कोई बेहतरीन डायलॉग या कोई डायलॉग जो आपने लिखा है और आपके दिल के बेहद करीब है वो सुनाए हमें। डायलॉग ऐसे तो थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब ऐसे कोई 2-4 लाइन। एक एक्चुअली क्या होता है, आप एक जोन में होते हैं जी, जब आप उसको तैयार कर रहे होते हैं या मंच पे वो कर रहे होते हैं, तो मैं जरूर आपको कुछ क्लिप्स दूंगा जो आप इसके साथ पैच कर सके। लेकिन अभी तो थोड़ा मुश्किल होगा मुझे लगता है, मुझे याद तो ऐसे एकदम से है नहीं। और वैसे भी ये है कि अब आपके साथ बैठ गया हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे भी नहीं याद आ रही। क्योंकि वो होता क्या है कई बार ना कि आप एक माइंडसेट में होते हैं, तो परफॉर्म करने जाते होते हैं कि तो कई बार खुद ही को नहीं लगता है 1.5 घंटा मैं ही बोल के आया हूँ। एक हमने लास्ट शो किया था फ्रेम्ड एज ए टेररिस्ट, वो उसकी ड्यूरेशन तकरीबन 96 सेकंड्स थी, 96 मिनट्स, यानी 1.5 घंटे से भी ज्यादा। तो जब मैं आता था वापस बैक स्टेज, मैं कहता मैंने ही परफॉर्म किया 96 मिनट्स अकेले। तो वो एक जोन होता है। लेकिन ये है कि हाँ, बीते दिनों में जो मैंने ये किया है इनकलाब 1922, देश को जानने का और जो संघर्ष हुआ है आजादी के लिए ना, उसको जानने का जो मुझे मौका मिला, मैंने सेकंड लॉकडाउन पूरा उसी पे उसके R&D पे पूरा रिसर्च पूरा। मैं जल्दीबाजी नहीं करता हूँ, मुझे ठीक है जो आना है अपने समय पे आएगा, लेकिन रिसर्च प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी, हमको पता नहीं होता है, सही बात। मैं भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड हूँ। जो आने वाली पीढ़ी है, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, जो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, चाहे 1 ही रुपए पे खड़ा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, लेकिन माइनस में भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देखेंगे तो कहेंगे यार कि मुझे इसके जैसा बनना है, मैं जिसको देख कर क्या है उसको उस तरह बनना है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं। सोशली कलेक्ट होना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हिस्ट्री है तो आप, क्योंकि लोग इससे इंस्पायर भी होते हैं, लोग भड़कते भी हैं, थोड़े से भी फैक्ट्स इधर उधर हुए तो बहुत सारी चीजें, सोशल फैब्रिक डिस्ट्रॉय हो जाता है। एग्जैक्टली हम लोगों ने वो दौर देखा है। मैं नीलेश मिश्रा जी को सुन के बड़ा हुआ। अब मैं ये सोचता हूँ अगर नीलेश मिश्रा जी ना होते, नीलेश मिश्रा जी जैसा व्यक्ति अगर एग्जिस्ट ना करता, तो हमारी जनरेशन कहानियां कहाँ से सुनती, प्रेरित कहाँ से होती। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सिद्धार्थनगर जैसी जगह से निकला, अगर 4 बच्चे भी इंस्पायर होते हैं इस जर्नी से जी, तो भी मेरा ये नैतिक दायित्व होता है कि मैं कुछ ऐसा कंटेंट लेकर के आऊं कि उनको भी ये लगे कि यार मुझे भी कुछ अच्छा करना है जीवन में। तो आपकी बहुत बड़ी नैतिक दायित्व होता है। और इसीलिए जब कुछ इररिलेवेंट कंटेंट आ रहा है आजकल ना OTT वगैरह पे और सब पे, मेरा कोई किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी बनाया जाए ना, वो पूरी पीढ़ी को जो है ना साक्षर भी कर रहा है, बिगाड़ भी रहा है, बना भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, एजुकेट भी कर रहा है। तो बहुत सोच समझ के कंटेंट बनाइए कि जिससे कि मतलब लोग कम से कम ये कह सकें कि हमारे दौर में ये हुआ। बिल्कुल। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जहां हम बात करते हैं, फिल्म हुआ, थिएटर हुआ, सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कहीं तो मैं एक फिल्म देख रही थी, इंडिया और पाकिस्तान को लेके बनी हुई थी। पूरे फिल्म देखते समय ये लगा कि बिल्कुल रियल है, शायद इंडिया ने अटैक किया था, ये सब हुआ। एंड में बिल्कुल छोटी सी लाइन आ रही थी कि दिस इज ऑल फिक्शन एंड ये सब ऐसी काल्पनिक है और ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था, बट हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। अब जब आपने पूरी पिक्चर दिखा दी कि ये फाइट हो गई, ये हो गई, उसके बाद वो 2 लाइन पढ़ कौन रहा है? तो वो आपने बहुत सही कहा कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और जहां तक फिल्मों की बात करते हैं, आपने फिल्मों में भी डेब्यू किया है और आने वाले टाइम में जो एक शायद वो सपना था थिएटर ज्वाइन करने का कि बॉलीवुड में आप नजर आएंगे, तो वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आने वाले टाइम पे कौन से प्रोजेक्ट से, या जो आपने ऋचा चड्ढा जी के साथ काम किया, उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ बताइए। फिल्मों को लेकर के निश्चित तौर पे प्रारंभिक आकर्षण तो बहुत था। जब शुरुआत होती है सभी ये चाहते हैं भाई फिल्मों में दिखे। आज भी
थोड़ा सा मुझे लेकिन इस बात का अफसोस है, मैं उसका आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उसके पहले कि मुझे लगता है मैंने मुसाफिर किस्सों वाला पे इतनी मेहनत की, मैंने रंगमंच पे इतनी मेहनत की, लेकिन अभी बीते दिनों जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई लाहौर कॉन्फिडेंशियल, तो मेरे सिद्धार्थनगर में ऐसा मेरा स्वागत हुआ कि लगा कि मतलब क्या हो गया भाई। तो मैंने मतलब मुझे खुशी भी हुई, लेकिन साथ में अफसोस भी था कि जो रियल मेहनत है ना, वो मेरी मुसाफिर किस्सों वाला है, वो मेरा नवोन्मेष है जी। उसको वो दिल से आपने किया है, वो आपने, मतलब दिल से तो देखिए वो आपका बेबी है। एग्जैक्टली। लेकिन क्या है ना कि जो एक्चुअली हम लोग ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ ग्लैमर को ज्यादा महत्व दिया जाता है। आई थिंक ग्लैमर से ज्यादा अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और क्रिकेट, ये तीन चीज ऐसी है जो सबके समझ में आती है, भले उसकी कोई उनको नॉलेज नहीं हो, बट ये तीन चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जबकि हॉकी खेलने में भी उतनी मेहनत लगती है, थिएटर में इनफैक्ट फिल्मों से ज्यादा मेहनत है। बॉलीवुड में तो आप टेक ले सकते हैं, फिल्म है रिपीट कर रहे हैं, रिहर्स कर रहे हैं, थिएटर तो आपको ऑन स्टेज देना है, बिल्कुल मतलब कोई कट नहीं है उस समय, लेकिन ज्यादा पैसे उधर मिलते हैं। पैसों का तो देखिए ये है कि डिपेंड करता है, हाँ दिक्कत तो है इधर, लेकिन हाँ ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नई नई संभावनाएं एक्सप्लोर कर रहे हैं और रास्ते बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, इसमें भी रास्ते बन रहे हैं, पैसे उसमें भी डूबते हैं, ऐसा नहीं है। जो फिल्म बनाता है उससे पूछिए, बहुत पैसे डूबते हैं, तो इसमें भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ डिपेंड करता है कि हमारी विजन कैसा है, उस पर ये डिपेंड करता है। तो फिल्मों पे बात कर रहे थे, तो बीते दिनों मैंने ऋचा चड्ढा जी के साथ लाहौर कॉन्फिडेंशियल की कुणाल कोहली सर ने डायरेक्ट की थी। बड़ा अच्छा अनुभव रहा, मेरा पहला प्रोजेक्ट था। हालांकि खुद से भी फिल्में बनाई हैं, शॉर्ट फिल्म आपकी बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये है कि वो एक अलग अनुभव होता है जब भाई आप इतने बड़े डायरेक्टर, कुणाल कोहली साहब यश राज बैनर के बड़े डायरेक्टर रहे, उन्होंने आमिर खान से लेके और बड़े सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, उन्हें डायरेक्ट किया है, तो उनके साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। कहाँ थी इस फिल्म की शूटिंग? लखनऊ में किया, पूरी लखनऊ में ही थी। उन्होंने लखनऊ को ही लाहौर बनाया था और उसमें एक रॉ एजेंट का किरदार कर रहा था मैं, तो एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा। उसके बाद वो ZEE5 पे आई थी, फिर सचिन पाठक सर जिन्होंने सिंपल मर्डर और रंगबाज जैसी फिल्में बनाई, वेब सीरीज बनाई है, वो बना रहे थे काठमांडू कनेक्शन, तो उसमें एक छोटा सा किरदार था, उसमें भी मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बना था। ऑफिसर ही टाइप बनाते हैं मुझे, मतलब मानते हैं थोड़ा, आपको ऑफिसर वाली लुक, हाँ मतलब हीरो वाली भावना आने नहीं दे रहे हैं, तो आएगी, वो भी आएगी। फिर अभी जो ये 2 फिल्में तो आ चुकी थी, एक फिल्म है, एक वेब सीरीज है, फिर अभी नेटफ्लिक्स के साथ काम किया है। अच्छा, वो भी रिलीज नहीं हुई है, चूना, और वो जिमी शेरगिल सर उसमें लीड कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। पुष्पेंद्र मिश्रा जी ने डायरेक्ट की, जिन्होंने ताजमहल बनाई थी, तो वो अभी आने वाली है जो पाइपलाइन में। अभी अनुभव सिन्हा सर के साथ काम किया, उनकी फिल्म में भीड़ आ रही है, तो लॉकडाउन पे राजकुमार राव सर है उसमें, उनके साथ काम किया, तो अच्छा अनुभव रहा। लेकिन अभी थोड़ा सा लखनऊ की लेवल पे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कास्टिंग और सारी चीजें हो रही हैं, तो किरदार को उतना एक मुकाम नहीं मिल पा रहा है। अभिनेता के तौर पे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को आपके पास बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि आपको पूरी स्क्रिप्ट्स उस तरह से नहीं मिल पाती हैं, आपको एक चंक मिलता है। हमारे साथ तो फिर भी ऐसा रहा संयोग से कि स्क्रिप्ट्स ऐसी रही कि जिसमें कैरेक्टर की एक जर्नी थी, मतलब तो उनको पता चल गया। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि सेट पे आए, उनको पता भी नहीं होता है तो एग्जैक्टली कर क्या रहा है, कहते हैं बैठा दिया गया, तो मतलब बैठने के बाद पूछ रहे हैं इसमें हम क्या, मतलब हम हैं क्या इसमें, ये तो हम बोल देंगे लेकिन हम हैं क्या, तो थोड़ा सा है। लेकिन अब ये भी है कि अपने शहर में रह करके अब लखनऊ में फिल्में बनने लगी, बहुत ज्यादा काम हो रहा है, लेकिन एक अभिनेता के तौर पे उतना सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है कि नहीं, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो मुंबई से एक्चुअली मेन कास्टिंग हो जाती है आपकी, हालांकि मेरी भी कास्टिंग सारी वहीं से हुई है, मुकेश छाबड़ा सर के यहाँ से, लेकिन ये है कि जो प्रमुख किरदार हैं वो वहां से लॉक हो जाते हैं। आपको यहाँ पे जो किरदार बचते हैं, उन्हीं किरदारों के साथ आपको समझौता, जो लोकल आर्टिस्ट उनको चाहिए होते हैं। एग्जैक्टली। तो हालांकि अब जब से प्रोफेशनल एजेंसीज आ गए कास्टिंग में, तब से चीजें थोड़ी सरल हुई हैं। तो मुकेश छाबड़ा सर के लिए मैं थोड़ा सा भाई उनको धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अवसर दिए मुझे। लेकिन हाँ ये है कि फिल्मों का आकर्षण अभी भी मैं मानूंगा कि मतलब जो रंगमंच का आकर्षण है मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे, मैं कहूंगा भले फिल्में पैसा भी दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन मैंने थिएटर से बहुत पैसे कमाए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत काम किया है। और थिएटर में आपको पता होना चाहिए कि आपका कंटेंट क्या है, उस पर रिसर्च वर्क होना चाहिए, और फिर आपको पता होना चाहिए कि आपको पिच कहाँ करना है, और इन सारी चीजों के साथ किस्मत भी एक विषय है कि किस्मत क्या है। तो उस हिसाब से आप बहुत लकी रहे हैं, और इनफैक्ट आपने मेहनत भी उतनी ही की है, सिर्फ लक की बात नहीं है। अगर आप मेन स्ट्रीम की बात करते हैं तो आप
आप खुद स्टोरीज लिखते हैं, आप खुद शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, उसके आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है हम एक अच्छी कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म भी देखें जिसमें आप हों और उसको डायरेक्ट भी मुकाम देखिए वही है, मतलब आने वाले दिनों में तो निश्चित तौर पे एज अ डायरेक्टर मेरी बड़ी इच्छा है कि एक बढ़िया कंटेंट बनाया जाए जो लोगों के बीच में जाए और लोग सपरिवार उसे देख सके, क्योंकि मैं इसको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ। कंटेंट वही आना चाहिए जिसको हम आज की तारीख में आप कल्पना कर सकती हैं कि मैं अगर घर जाता हूँ कभी, अब तो समय नहीं मिल पाता है बहुत ज्यादा सिद्धार्थनगर जाने का, जब भी जाता हूँ एक आध दिन समय निकाल करके, तो आप मतलब कितनी भी अच्छी वेब सीरीज आई हो, आप हिम्मत नहीं जुटा सकते हैं आप परिवार के साथ बैठ के देख ले। हाँ, फिलहाल आजकल जो नेटफ्लिक्स वगैरह पे संभव ही नहीं है, आपको नहीं पता है किस मोड़ पे गालियां आ जाएंगी, किस मोड़ पे क्या हो जाएगा। और हम लोग जिस परिवेश में पले बड़े हैं, हमारे यहाँ तो मतलब बे तक कहने पे मनाही थी। हमारे माता जी ने सौगंध दे के भेजा था, बेटा सिद्धार्थनगर से जा रहे हो पढ़ाई करने, किसी भी प्रकार से कोई मतलब किसी गलत संगत में नहीं, कुछ नहीं। तो वो परवरिश है, मुझे लगता है ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम आज भी आप कह के बुलाते हैं, हम पैर छूते हैं बड़ों का, और वो है तो वहां पे हम एक दूसरे में ईश्वर देखते हैं, उसी को हम नमन करते हैं। एग्जैक्टली, तो वो संस्कृतियों का निर्वहन होना चाहिए, लेकिन फिर भी सबका अपना तरीका है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ जो काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ मेरे लिए अभी भी फिल्मों से ज्यादा मैं आपको कहूंगा कि मुझे इस जर्नी में ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि मतलब लोगों से मिलने का शो होता है, उसके बाद जो एक हाथ मिलाने की गर्माहट होती है ना, कि सामने वाला एनर्जी अपनी आपको दे रहा है, वो एक अलग ही कमाल होता है। यहाँ आप जाते हो, ठीक है ये भी एक मतलब एक माध्यम है बातों को कहने का। मैं खुद भी शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ, अभी वोटर अवेयरनेस से बनाई थी मैंने, लगातार काम कर रहा हूँ मैं तो उस पे। लेकिन हाँ मतलब रंगमंच का जो सुकून है, स्टोरी टेलिंग का जो सुकून है, वो मुझे अभी भी फिल्मों में थोड़ा मिसिंग लगता है। लेकिन हाँ वो भी एक पड़ाव है, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं मैं उसको कमतर आंक रहा हूँ। लेकिन एक होता है ना आत्मा, आप किसी भी बड़े आर्टिस्ट से पूछ लीजिए जो थिएटर से गया है, माना कॉल जी से लेकर के और जितने सभी दिग्गजों से, बीच में मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू कर रहा था जो यहाँ से NSD और BNA पास आउट है और फिल्मों में अच्छा मुकाम बना लिया। सब यही कहते हैं कि आत्मा तो यार वहीं बसती है मतलब। और जो एक बार थिएटर से जुड़ जाता है, भले कितनी फिल्में कर ले, वो साल में 2 या 3 बार थिएटर करता ही करता बिल्कुल करता है, समय निकाल। कुमुद मिश्रा जी देखिए इतने बड़े एक्टर है ना, लगभग सारी बड़ी फिल्मों में आजकल दिख रहे हैं, वो जब भी मौका पाते हैं वो थिएटर करते हैं। थिएटर में सबसे अच्छी बात है, आप तो खैर गई होंगी, जब रिहर्सल्स होती है ना, कोई बड़ा एक्टर छोटा एक्टर कुछ नहीं, यही ऐसे जो है ना मंच पे ऐसे सब बैठते हैं और मस्त चाय आती है, समोसे आ रहे हैं, सब साथ में चल रही है। यहाँ पे एक सीधी सीधी रेखा खिंच जाती है फिल्मों में, भाई ये बड़ा एक्टर है, आप इसके साथ बात नहीं कर सकते, उसका अलग प्रोटोकॉल है, वो अलग वैनिटी में बैठा है, आपको पता चला वैनिटी भी नहीं मिल रही है। तो वो एक जो मतलब एक तरह का जो मतलब व्यवहार में जो अंतर होता है ना, एक डिमार्केशन है, एक लाइन है कि आपका आप स्पॉट बॉय है, आप जूनियर आर्टिस्ट है, आप सीनियर आर्टिस्ट है, आप एक्टर। संतुलन बनाने के लिए वो भी जरूरी है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन रंगमंच जो है ना वो इस मामले में सबको बराबर रखता है। मतलब हम लोग जो आ रहे हैं झाड़ू लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए उस पे मंच पे, उनको भी वैसे ही अरे दादा करके गले लगाएंगे। हमारे जो सीनियर एक्टर हैं उनको भी जाके अरे दादा बहुत बढ़िया रहा, उनको भी वैसे ही गले लगाएंगे। तो वो मतलब कमाल है, और इसीलिए जो यहाँ से उठ के वहां गए वो उसकी महत्ता को समझते हैं। सही कहा आपने। और कितना भी स्टार्टअप आ जाए ना, वो यही कहते हैं कि यार मतलब यार वो एक अलग ही दौर था। शॉर्ट फिल्म्स की जैसे बात करते हैं, आपकी जितनी भी शॉर्ट फिल्म्स की स्टोरीज रही है, कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो आप बात करते हैं कि आपके सारे काम में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है। कहाँ से आप ये इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं? आपकी रियल लाइफ इंस्पिरेशंस है? कौन है आपके रोल मॉडल्स जिनको आप जहन में रख के चीजें लिखते हैं, करते हैं? देखिए सबसे पहले तो मतलब सभी से क्षमा मांगते हुए एक बात कहूंगा कि मैंने अपने जीवन में कोई रोल मॉडल नहीं बनाया है। प्रेरित होता हूँ, आप आपके यहाँ आया हूँ, हो सकता है आपका काम अच्छा लगे, मैं आपसे प्रेरित हो जाऊँ। मैंने रोल मॉडल किसी को नहीं बनाया, क्योंकि देखिए कोई परफेक्ट होता नहीं है, मेरा अपना मानना है, सब में अच्छाइयां बुराइयां सब कुछ। आप किसी को रोल मॉडल मान लेते हो तो आप उसके जैसा बनना चाहते हो, मुझे किसी के जैसा नहीं बनना, खुद के जैसा बनना। एग्जैक्टली, मुझे मतलब कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे सुकून मिले, हाँ अच्छा करना है, और वो अच्छा करने के लिए मुझे प्रेरणा कहीं से मिल सकती है। और मेरे साथ एक्टर्स के साथ भी यही है, मैं किसी एक्टर को ऐसा नहीं मानता हूँ कि ये मेरा फेवरेट एक्टर है, नहीं, मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, मुझे हो सकता है कोई छोटा किरदार होगा वो भी पसंद आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ये एक्टर मुझे पसंद है तो मुझे उसका सारा काम ही पसंद आ जाए, नहीं, वो किरदार पे डिपेंड करता है। तो रोल मॉडल जैसा मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा, मैंने कभी किसी को रोल मॉडल नहीं माना। हाँ प्रेरित होता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों से प्रेरित हुआ हूँ जीवन में, और जैसे कि नीलेश मिश्रा जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम किए जिनसे प्रेरित हुआ।
अब दूसरी बात आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मैंने आपसे बताया कि मैं चूंकि MSW का स्टूडेंट भी रहा हूँ, मास्टर ऑफ सोशल वर्क का, नियति ने मुझे अवसर दिया कि मैं ग्रामीण अंचल से जुड़ा रहूं, क्योंकि मेरा होम टाउन सिद्धार्थनगर रहा और कुछ ऐसा रहा कि चाहे वो प्रोजेक्ट्स की वजह से रहा हो या मेरे सेल्फ इनिशिएशन रहा हो या जो भी रहा, तो ग्रामीण भारत से पूरी तरह से मेरा जुड़ाव रहा। तो और दूसरा मेरे घर का अनुशासन, तो वो अनुशासन इतना ज्यादा था, मैं आपको बताऊं कि हम लोग घर में एक बिस्किट भी 10 तक, आप यकीन करिए, एक बिस्किट भी खुद नहीं ले सकते थे। पूछते थे मम्मी एक बिस्किट ले ले, तो एक बिस्किट ले ले मतलब एक ही बिस्किट ले ले, उससे ज्यादा नहीं। वो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो 1 घंटा बोल के गए तो 1 घंटा मतलब 1 घंटा ही होता है। तो वो एक अनुशासन था शुरू से ही। और फिर जब आप बाहर निकलते हैं, आप समाज देखते हैं कि इतनी समस्याएं हैं जी, ग्रामीण अंचल में विशेष रूप से जब आप जाते हैं तो आपको लगता है यार कि ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, एजुकेशन की इसलिए बड़ी विशेष भूमिका होती है कि आप सेंसिटाइज होते हैं ना, इस तरह के जो MSW अगर आप कर रहे होते हैं तो आप सेंसिटाइज हो रहे होते हैं कि यार ये इतनी सारी समस्याएं, इतने सारे क्रांतिकारी रहे जिन्होंने काम किया है, हम क्यों नहीं कुछ कर सकते। तो ये जेल वगैरह में जो काम करने की प्रेरणा मिली वहीं सबसे मिली कि यार मतलब इतने सारे लोग इतना अच्छा सब कुछ काम करके गए हैं, तो आप उनके बारे में पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रेरित होते हैं। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से ही रही और मुझे लगा कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा कोई भी प्ले आप उठा लीजिए, कोई भी स्टोरी उठा लीजिए, स्टोरीज में थोड़ा ये रहता है कि हाँ भाई मैं प्रेम के तत्व थोड़े रहते हैं ऑडियो स्टोरीज में, वो इस वजह से रहते हैं क्योंकि, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे तो रिश्तों में समर्पण की बात हर जगह आपको मिलेगी। बिल्कुल। और वो रिश्ता कोई भी हो, समर्पण तो वो मैं हिमालय सुन रही थी आप किस तरह से, अब वो देखिए कितना पवित्र रिश्ता है ना, मतलब वो ठीक है, वो कुछ मांग नहीं रहा है, लेकिन वो उसके मतलब वो जहाँ कहीं भी है उसको खुशी देने के लिए वहां गया और महसूस करना चाहता है कि हाँ। तो लेकिन कहानियां हो, फिल्में हो, शॉर्ट फिल्म्स हो, जो भी बना रहे, कोशिश ये करते हैं कि वो एक संदेश देकर के जाए। हमारा एक प्ले था बड़ा पॉपुलर हुआ, ओरी चिरैया नाम जी, ओरी चिरैया, बहुत खूबसूरत प्ले। हाँ, तो वो भी एक ऐसा ही था क्योंकि वर्तमान में, अच्छा मैं डाउरी वगैरह का बहुत ज्यादा खिलाफत करता हूँ उसके, और हम ये मान रहे हैं कि वर्तमान में जो महिला, अब तो फिर भी स्थितियां बहुत सुधर रही है और दोनों ही मतलब लोग लगभग बराबर कदम से आई थिंक एक वो विमेन का जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है वो भी आ गया है सामने, तो दोनों साइड बैलेंस हो रहा है, बट फिर भी बहुत काम की अभी बहुत ज्यादा काम की जरूरत है। तो एक दौर जब हमने शुरुआत किया था 2010-11 के आसपास, मुझे लगा यार ये तो एक ऐसा मसला है कि अगर ऐसे ही चलता रहा यार तो ये तो मतलब लिंगानुपात जो है बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और लिटरली बहुत एक आध अच्छी फिल्में भी इसमें बनी है, मैं नाम भूला, मृत्युदंड या कुछ ऐसे करके है, कि जिसमें कि मतलब वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आने वाले समय में, और आज ही बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे लड़कियां ही नहीं मिल रही है शादी के लिए। सही बात है। तो मैंने ये एक ऐसा दौर आएगा जब समाज स्त्री विहीन हो जाएगा, वो समाज कैसा होगा। तो पंकज सुबीर साहब एक बड़े अच्छे राइटर हैं, सीहोर के, बहुत अच्छे राइटर हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से वो उन्हें मिला भी हुआ है, विभूषित है। तो उनकी कहानी 2 एकांत थी, उससे मैं प्रेरित हुआ, उसको नाट्य रूपांतरण किया और फिर उसको करना हम लोग शुरू किए। उसकी भी वही स्थिति थी जहां मात्र 3 किरदार थे उसमें, 3 पुरुष किरदार, और एक परिवार की क्या विभीषिका हो सकती है बिना स्त्री के। मैं एक दिन मंथन कर रहा था, मैं चूंकि मेरी शादी हुई नहीं अभी, मैं घर में बैठा था तो मैं सोचने लगा कि यार एक घर जो होता है ना, या एक व्यक्ति जो होता है, उसका समाज और उसका घर दोनों स्त्री से होता है। बिल्कुल। अगर स्त्री ना हो घर में ना, मुझे सोशलाइज होना है तो मैं कई बार सोचता हूँ यार किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, या किसी को सब परिवार बुलाना है तो उसके लिए ऑकवर्ड हो जाएगा। एक महिला होती है तो घर घर होता है, घर होता है। वो उसमें एक संवाद था कि उसके होने से घर घर होता है, उसके होने से नर नर होता है। तो वो समाज और या व्यक्ति दोनों, तो वो एक कल्पना थी, तो उससे लोग बड़े सेंसिटाइज हुए। लोगों को लगा नहीं यार ये तो मतलब एक अच्छी पहल है। तो इसी तरह से जितनी भी कहानियां रही हैं, बिटिया मोरी की आप अगर मुसाफिर के सवाल देखेंगे तो वो एक ऐसी कहानी है जो मेरे दिल के बड़े करीब है, और चूंकि मेरे किसी नोन वन की है तो मैंने देखा है उनका फॉल, उनका राइज, और कैसे वो अपनी जिंदा बच के किसी तरह से ससुराल से भाग के आई और उसके बाद 0 से शुरू करके वापस से पढ़ाई किया, MBA किया, फिर नौकरी। और ऐसी बहुत सारी लेडीज के एग्जाम्पल है जिनकी लाइफ शादी और डिवोर्स के बाद शुरू हुई। एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, एक सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है, ये कला जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो थिएटर हो, स्टोरी टेलिंग हो, फिल्म हो, कुछ भी हो, ये निर्धारित करता है कि हमारा समाज मनोरंजन के माध्यम से हम इनको कितना संवेदनशील बना सकते हैं।
आप बताइए ना, दंगल के पहले गीता फोगाट और बबीता फोगाट को कितने लोग जानते थे? क्या हमारे आपके घर के, मैं मतलब थोड़ा सा ब्लंट हो रहा हूँ इस पे, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कितने लोग उस फिल्म के आने के पहले अगर परमिशन देते कि जाओ भाई तुम वो करो रेसलिंग करो, आप बताइए कितने लोग परमिशन देते? लेकिन इस ये नॉर्मल आप टेबल टेनिस वगैरह भी नहीं खेलने देते हैं कि भाई उसमें शॉर्ट स्कर्ट्स पहननी है। हाँ। या लॉन टेनिस है, उस समय जब सेरेना विलियम्स वगैरह आते थे तो वो एक बहुत बड़ा था कि अगर ये प्रोफेशन में हमारी लड़कियां जाएंगी तो इनको भी ये कपड़े पहनने पड़ेंगे। अब वो क्यों पहनना जरूरी है उस स्पोर्ट के लिए, आप कैसे किसी और कपड़ों में वो स्पोर्ट खेलेंगे, वो लोगों के जहन में नहीं आता है। तो ऐसे में फिल्मों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है बहुत, कि वो कैसे हमको, अब दंगल जैसी फिल्म देखने के बाद निश्चित तौर पे मेरे जैसा व्यक्ति तो उस बहसने से निकल गया जी, है ना, कि भाई यार मतलब अगर ये ऐसा कर सकती है तो मतलब, तो वो इसलिए मैं कहता हूँ कि फिल्म बनाने से पहले या आप नाटक भी तैयार कर रहे हो उसके पहले आप हमेशा ये मान के चलिए कि ये देश के दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा और एक किसी हाशिए पे पड़े गांव का व्यक्ति आपकी फिल्म से प्रेरित होकर उसका जीवन बदल सकता है। वो कहते हैं ना, सोसाइटी रिफ्लेक्ट्स सिनेमा एंड सिनेमा रिफ्लेक्ट्स सोसाइटी। तो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं सकारात्मक तरीके से मोल्ड करते हैं और वही हम एक दूसरे उसमें देखते हैं। कल मैं गया, मेरा भांजा है अभी 8-9 साल का होगा, मैं कल गया, वो इतने शुद्ध हिंदी के शब्द बोल रहा था, अरे यार बड़ा अच्छा बोल रहा तो कहने लगा आप ही से सीख रहे। मैंने कहा यार मतलब ये आपको पता नहीं चलता है कई बार आपकी बोलचाल की भाषा, तो आप सामने वाले, वही मैंने आपसे कहा कि कौन आपसे प्रेरित हो रहा है आपको भी नहीं पता होता। दिनेश मिश्रा को नहीं पता होगा मैं उनसे प्रेरित हूँ। बहुत सारे, अब जैसे मैं इंग्लिश की राइटर हूँ, मैं मोस्टली इंग्लिश लिखती हूँ, बट जब आपको सुनती हूँ, नीलेश मिश्रा को सुनती हूँ और बाकी लोगों को सुनती हूँ तो लगता है कि अपने लैंग्वेज में भी हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और हिंदी तो मैं आपको बताऊं कि इतनी ताकत है इसमें ना, मतलब मैं किसी को किसी दूसरी भाषा का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी से बड़ी महफिल में चली जाइए और अच्छी हिंदी बोल दीजिए तो आप वो महफिल ना लूट के ले आए तो देखिए, मतलब आप नजर नहीं हटा सकते और उसका अलग आकर्षण है। लेकिन हाँ ये है कि भाई आप उस भाषा को किस तरीके से, कितनी खूबसूरती से आप रख रहे हैं। कुमार विश्वास को देख लीजिए, बिल्कुल कुमार विश्वास साहब बोलते हैं तो लगता है कि मतलब बस मुग्ध हो गया इंसान। 2-2 घंटे का शो ऐसे आप देख रहे हो, मतलब आप पलक नहीं झपक रहे हो, अलग ही दुनिया में आप चले गए। तो हिंदी भाषा का तो इतना आकर्षण है। भाषा तो सारी अच्छी है, लेकिन चूंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो बिल्कुल। तो सोसाइटी की जहाँ हमने बात की, फैमिली पे आती हूँ। आपने प्रोफेशनल कोर्सेज किया, जनरली फैमिली का सपना होता है कि MBA MSW करके एक अच्छी मल्टीनेशनल में काम करो। अगर MSW किया है तो UN और यूनिसेफ के बैनर में आप काम करते हैं, 7-8 फिगर की सैलरी होती है, अच्छे अच्छे लोकेशंस जाने को मिलते हैं। MBA HR किया तो एक अच्छी कॉर्पोरेट लाइफ तो होती है। तो फैमिली का कभी वो पुश नहीं रहा, और जैसा कि जिस मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में हम पले बड़े हैं तो उसमें एक नौकरी का एक जो होता है ना, एक बहुत रोल प्ले होता है। ये रंगमंच और ये सब होता है कि चलो हॉबी के तौर पे ठीक है, साइड बिजनेस करो, ये सब सही है, बट एक जो होता है ना रेगुलर इनकम आनी चाहिए, एक कॉर्पोरेट लाइफ होनी चाहिए। तो उसका कभी प्रेशर नहीं आया आपके काम पर या लाइफ में? नहीं, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, प्रेशर तो आया है। और किसी भी माँ बाप के लिए, कल को मैं जब पिता बनूंगा और मेरा बच्चा भी जब जीवन में रिस्क उठा रहा होगा तो मैं भी ये चाहूंगा कि एक स्थिरता होती जीवन में, उसके बाद जो भी क्रांति करना हो करो लेकिन एक स्थिरता कर लो भाई, कि जिससे कि हम निश्चिंत हो जाए कि हाँ ये जो कर रहे हो इसमें आर्थिक रूप से आप सिक्योर हो पूरी तरह से। तो वो एक दिक्कत आती है। और विशेष रूप से तब जब मैं सिद्धार्थनगर में कुछ कर रहा था तो वहाँ लोग समझते भी नहीं थे रंगमंच क्या है क्या नहीं है। तो कई बार मेरे पिताजी जुडिशरी में रहे, सिद्धार्थनगर में ही पोस्टेड थे, तो उनसे लोग कहते थे क्या नाटक नौटंकी जो एक वर्ड है वो जेंटल के अटैच हो जाती है। हाँ, तो क्या नाटक नौटंकी करा रहे हैं, बताइए इतना पढ़ लिख करके, कह दीजिए नौकरी वोकरी करे क्या है। उसमें मेरे बाल भी खूब बड़े बड़े होते थे, तो वो मतलब एक ऐसे मतलब बियर्ड बड़ी, बाल बड़े, अलग माहौल बन रहा है, तो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उस दौर में बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है कि आप अपनी बात को, एक्चुअली आपको भी नहीं पता होता है कि उस समय, जैसे आज मैं जो कर रहा हूँ, मैंने 10 साल पहले नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा। हो सकता है 10 साल बाद जहाँ हूँ वो आज नहीं सोच पा रहा हूँ। तो उससे मुझे भी नहीं पता था इसका फलक क्या होगा, लेकिन हाँ पता था कि यात्रा रोचक होने वाली है। तो ऐसा नहीं था हाथ में डिग्रियां थी जब चाहे नौकरी मिल जाती है, ऐसा भी नहीं। अभी भी मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी, वो कोई बड़ा, अब तो खैर नौकरी का इश्यू ही नहीं है। अब तो मतलब खैर लोग अब तो मतलब खुद ही नौकरियां दे रहे हैं बहुत सारे, तो मतलब बहुत सारे न जाने कितना, मतलब 20-25 लोग तो रोजगार पाए हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। तो लेकिन वो एक चुनौती थी, वो दौर बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। कई बार अकेले में ऐसा भी हुआ है भाई, लिटरली रोया हूँ यार जीवन किस दिशा में आगे जा रहा है। लेकिन हाँ ये रहा कि चूंकि निर्णय मेरा था तो वो बात कभी माता पिता तक नहीं पहुंची।
और एक आध बार तो ऐसा हो गया, मैं आपको एक रोचक किस्सा बताता हूँ। 2010 की बात है, हम लोगों ने डॉक्टर कुमार विश्वास साहब को बुलाया था सिद्धार्थ नगर। अच्छा। और मेरा सिद्धार्थ नगर में पहला बड़ा इवेंट था। मेरी यहाँ सब लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट, और मुझे तो मतलब यहीं की आदत लगी हुई थी। अब तो मतलब निकले वहां से समय हो चुका था जी। और वहां के माहौल से पूरी तरह से मैं बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। क्योंकि जब स्कूल में भी था तो घर से स्कूल हमारे मुश्किल से 10 कदम की दूरी पे स्कूल था। हमारे लिए वो घर बनवाया गया था कि बगल में है, चंचल सोला है इसको है। तो कुमार विश्वास साहब को बुला लिया। हमें उम्मीद थी कुमार विश्वास साहब के नाम पे स्पॉन्सरशिप आ जाएगी, और आ गए। कुमार विश्वास साहब तो थे ही, नुसरत मेहंदी जी थी उस समय मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के अध्यक्ष, और इस तरह के मतलब कम से कम 12-14 बड़े नाम, जो देश के बड़े नाम 12-14, उनको बुला लिया गया। आप यकीन मानिए कि कुल घूमने घामने पे जो हमें पैसे मिले मात्र 10,000 रुपए। वो शहर छोटा है, उस समय तो बिल्कुल ही समझ नहीं थी लोगों की, और वो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता और ना शौक होता है कि मैं उनके साथ वो ठीक है, प्रशासनिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें जारी हो जाता था कि भाई इतने पैसे चाहिए, ले आओ। अब मेरे लिए तो मतलब काटो तो खूनने वाली स्थिति। कुमार विश्वास मंच पे खड़े हैं और मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि अभी सबको लिफाफा देना है, कैसे दूंगा। आप यकीन मानिए मैं घर गया, माता जी घर पे ही थी, और मैं उनको पकड़ के रोने लगा, मम्मी पैसे हो नहीं पाए। कुमार विश्वास आए हैं, उस समय आप समझ लीजिए कितने पैसे देने होंगे। उस समय तो बहुत बड़ा ब्रांड नहीं थे, लेकिन इतने ब्रांड थे, हमें लगता है उस दौर में भी हमने 70-80 हजार रुपए सिर्फ कुमार विश्वास जी को देने थे। बाकी जो 13-14 आए थे सबको वो देने थे, और मात्र 10,000 रुपए इकट्ठा हुए थे। अब आप यकीन करेंगी भाई, माता जी पिताजी तो भाई ये है कि बच्चे कुछ भी करें उनको भरना ही है। सही बात। तो माता जी ने अपना जो है, मुझे लगता है शायद 2 जेवर मुझे दिए, और ज्वेलरी वाले को कॉल किया कि जा रहा है, इसको पैसे दे। और दिल में पत्थर रखे। अब आप समझ सकती हैं कि मतलब जो है ना, कैसे मैं गया और पैसे लेके आया। लेकिन उस दिन से मैंने फिर जो है संकल्प ले लिया कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। और यकीन मानिए उसी सिद्धार्थ नगर में हमने फिर इतनी मेहनत की। मैंने कहा यार ये तो गलत तरीका है ना, लोग क्यों नहीं समझेंगे। सही बात है। अगले साल राहत इंदौरी साहब को बुलाया, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को। राहत इंदौरी साहब ही थे जिनको बता रहा था कि वो कहे वो नॉनवेज ये पूछने वाली थी वो क्या किस्सा वो नॉनवेज बोलते थे। वो बोले कहे यार ये नाम बड़ा मजेदार है, मैंने जब सुना मन से बोले। मैंने कहा यार नॉनवेज वाले कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे थे, बढ़िया है यार, यहाँ तो शायरी भी होगी, नॉनवेज भी चलेगा। तो लेकिन अगले साल जब हम लोगों ने किया तो जितनी धनराशि की जरूरत थी उतनी भी एकत्रित कर ली। बाकी जो टीम के लोग लगे थे उनके लिए भी कुछ पारिश्रमिक की व्यवस्था हो जाए वो भी इंतजाम कर लिया। फिर तो यात्रा उसके बाद चलती रही। लेकिन हाँ, वो दिन मैं आज भी नहीं भूलता हूँ कि वो जो इतना कष्टदायी दिन था। और ये भी लगता है कि अगर उस दिन से निराश होकर के मैं वापस हो गया होता तो शायद आज नवोन्मेष या मुसाफिर किस्सों वाला या ये सब जो स्टूडियो चल रहा है ये यहाँ आज ना खड़ा होता। वो धक्का कहीं ना कहीं लगा, वो एहसास कहीं ना कहीं हुआ आपको, तो हाँ, आपने ठान लिया कि अब मुझे करके दिखाना है। और लोगों का समर्थन मिला, परिवार वाले भी कई बार विचलित भी हुए, लेकिन हाँ ये है कि एक समय के बाद उनको समझ में आ गया भाई इसके साथ अब कुछ हो नहीं सकता है। एक क्रांति। अच्छा दूसरा, छोटे शहर में ना जब रिकॉग्निशन मिलने लगता है तो पिताजी लोगों को भी लगने लगा यार बढ़िया है यार, मतलब सब लोग जानने लगे आप विजित के पापा हैं, विजित के पापा आए दिन मीडिया में आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उनको लगा ठीक है। और वहां से निकल के जब स्टेट्स की यात्राएं शुरू हो गई तब फिर उन्हें और अच्छा लगने लगा। लखनऊ में पता चला हम लोग इवेंट कर रहे हैं, पेज 3 पे आ गया तो पिताजी लगा अरे यार ये तो मतलब कुछ बड़ा ही हो रहा है। हमें याद है हम लोगों ने भाई पहले तो मंत्री बड़ी चीज हुआ करते थे ना, हम लोग जिस जगह से ताल्लुक रखते हैं। तो कलराज मिश्रा जी पहली बार हमारे इवेंट में आया तो उसमें सेंट्रल मिनिस्टर थे, तो पिताजी देख के बड़े खुश हो गए, अरे वाह कलराज मिश्रा मेरे बच्चे के कार्यक्रम में। पहले मिनिस्टर्स लोग कम जाते थे, अलग उस समय का तो एक अलग ही दौर हुआ करता था। तो धीमे धीमे ब्यूरोक्रेसी में भी लोग रिकॉग्निशन मिलने लगा। जिस जिले में जा रहे हैं वहाँ के डीएम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वहाँ के जो भी, और जिले में डीएम का रिकॉग्नाइज करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, बड़ी बात हो जाती है। तो वो फिर आपका रहा सब कुछ, और फिर धीमे धीमे ऐसे ही रहा। मेरा फोकस क्लियर था शुरू से ही, सिद्धार्थ नगर एक मतलब ऐसा नहीं है खुद को वहीं तक केंद्रित नहीं रखना है, वहां पे एक ऐसा माहौल बना देना है कि लोग, अच्छा मजे की बात, जो लोग नाटक, ये सबसे मजेदार बात, जो लोग नाटक को बड़े अजीब दृष्टि से देखते थे ना, वही उसी नाटक में टिकट्स के लिए, टिकट तो हम लोग पैसे नहीं लेते थे, मतलब पासेस रखते थे कि भाई ठीक है, नहीं तो लोगों की मानसिकता छोटे शहर में ये भी होता है इसी सब कमा ले रहे हैं ना, तो पासेस रखते थे। उसी पासेस के लिए मारामारी होने लगी, लोग पिताजी से जुगाड़ लगाते थे, अरे भाई मतलब जो है उसके शो का टिकट चाहिए, टिकट्स करा देते तो बड़ा अच्छा रहता। हम लोग नेशनल थिएटर फेस्टिवल करते थे, पूरा माहौल 7 दिन पूरा रंगा हुआ है उसी रंग में।
तो अच्छा लगता है मतलब ये यात्रा जो है। और अब तो माता पिता जी मतलब खुश हैं और कि भाई जो लड़का कर रहा है ठीक है, धीमे धीमे आंशिक ही सही परिणाम आने लगे। और मुझे सबसे ज्यादा इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि ईश्वर ने मुझे इसलिए चुना कि कम से कम कुछ ऐसे परिवार है जो हम लोगों के इनिशिएशन से, नौकरी कर रहा हो तो शायद खुद का सिर्फ चला रहा होता, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आज कुछ परिवार ऐसे हैं जो मेरे किसी विजन की वजह से चल रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा मेरे वजह से, लेकिन हाँ मेरा आपका रोल है, उनके एक विजन है जिस विजन की वजह से सब कमा खा रहे हैं, तो वो ठीक है, अच्छा लगता है, खुश हैं सब, खुश हैं, अच्छा लगता है। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई एंड कहीं ना कहीं आप एक इंस्पिरेशन है युवाओं के लिए, क्योंकि आपने हर वो दौर देखा, आपने पढ़ाई लिखाई की, आपने थिएटर किया, आपने फिल्म किया, आपने खुद की स्टोरीज लिखी, खुद के शोज किए, खुद की फिल्म्स बनाई। तो यूथ जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, जिनको भी क्रिएटिविटी फील्ड में जाना है सबसे पहले उनको यही सलाह मिलती है कि भाई पैसे तो मिलेंगे नहीं, पैसे कहाँ से लाओगे, कैसे काम करोगे, कैसे खर्चा चलाओगे, उस एस्पेक्ट। अब हर कोई शाहरुख खान तो नहीं बन सकता है, सीधी सी बात है, लेकिन एक्टिंग तो कर सकता है, थोड़ी बहुत एक्टिंग तो सबको आती है, तो उसको कैसे निखारा जाए। आप अभी बड़ी बजट की फिल्म अभी आपने शायद नहीं बनाई है, लेकिन आने वाले टाइम में आप प्लान कर रहे हैं बनाएंगे, छोटी फिल्मों से आपने शुरुआत किया। तो जो यूथ है जो थिएटर में जाना चाहता है, फिल्म्स में जाना चाहता है, या क्रिएटिविटी को अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहता है, अपना जॉब ऑप्शंस उसमें अगर देख रहा है, तो उसके लिए क्या मैसेज है, उसको क्या करना चाहिए, क्या टिप्स आप हमारे युवाओं को देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहला जो मुद्दा है ना, आपने वो फिल्म देखी होगी 3 इडियट्स। जी बिल्कुल। उसमें एक संवाद है, वो कहता है काबिल बनो, सफलता झक मार के पीछे आएगी। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जो कि मैं उस स्थिति में भी हूँ जहाँ पे लोगों को रोजगार देने की कोशिश करता हूँ, तो अभी भी ना मुझे जो लगता है, चूंकि आए दिन किसी ना किसी को हायर करना है, फिर उसकी काबिलियत देख के आगे उससे काम लेना है कि नहीं लेना, उस पर निर्णय लेना होता है कि दौर कोई भी हो, काबिल आदमी के लिए को कोई रोक नहीं सकता है। उसके लिए, काबिल के लिए वो सीट हमेशा खाली रहेगी। आप कभी भी किसी भी पड़ाव पे देख लिए, जो काबिल है वो अपनी जगह बना लेगा, कितनी भी भीड़ हो। मनोज मुंतशिर जैसे लोग अमेठी से निकल करके पहुंचते हैं बम्बई, मतलब कोई गॉडफादर नहीं बनाया। बिल्कुल, इनफैक्ट शाहरुख खान की भी स्टोरी वैसे ही है, कोई गॉडफादर मतलब आप हर दौर में जगह खाली है। हमारा कौन गॉडफादर, आप बताइए ना। मैं तो यहाँ मतलब कोई पता ही नहीं है, घर खानदान में कोई था ही नहीं दूर दूर से इस फील्ड से, लेकिन आपको जगह खाली है हमेशा, किसी भी क्षेत्र में बेस्ट के लिए जगह खाली है। आप ये मान के लड़ाई एवरेज की है। मैं आपको सच बहुत प्यारी बात कही अपनी, लड़ाई एवरेज की है, लड़ाई मिडिल क्लास की है, बाकी ऊपर की सीट ऊपर पूरी सीट। आप कभी भी किसी बड़े कार्यक्रम में चले जाइए, किसी बड़े से बड़े कार्यक्रम में, आगे की सीट हमेशा खाली रहेगी, वहां बैठने की गुंजाइश हमेशा होगी। डिपेंड ये करता है कि आप डिजर्व करते हो कि नहीं कि वो सीट पे आप बैठ सको। बहुत उम्दा। तो मैं जो महसूस कर रहा हूं, ये जो जनरलाइज नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि जो प्रारंभिक रुझान है लोगों का वो पैसों की ओर है, गलत दिशा में जा रहे हैं बॉस। बिल्कुल। आप काबिल बनिए, किसी ना किसी स्थिति में अगर आप सड़क पे खड़े हो जाओगे चौराहे पे ना, तो इतने काबिल होगे कि शाम तक आपकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन आप पहले काबिल बनिए। हमारे यहाँ दिक्कत ही हो जाती, मैंने आपसे कहा ना कि हम शोज करते हैं तो पहले हम 10 शोज फ्री में करते हैं, फ्री कर देते हैं। सैकड़ों कार्यक्रम मैंने फ्री में किए होंगे अपनी लाइफ में, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इतने संचालन, इतने कार्यक्रम, इतना सब कुछ सब फ्री में। मैं चूंकि शो भी होस्ट करता हूँ एज एन एंकर, वेरी गुड ओरेटर। तो मैं मतलब सैकड़ों कार्यक्रम मैंने फ्री में किए हैं, सिर्फ इसलिए चूंकि भाई पहले खुद को तो मांझ लूं, बनाओ तो उस लायक। मैं चाहता तो पहले कार्यक्रम से कहता मैं खड़ा होऊंगा 1 घंटे का, मैं इतना लूंगा, वो गलत नहीं है वो भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहले खुद को उस काबिल बना लीजिए कि वही बंदा जो आज फ्री में बुला रहा है, मैं उसी जिले में जहाँ पे फ्री में शोज करता था, जेलों में जाके, यहाँ जाके, वहां जाके, आज वहीं पे अच्छा खासा चार्ज करता हूँ शो करने का। बिल्कुल, है ना। तो मेरा सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो यही है कि भैया पहले काबिल बनो, जो भी कर रहे हो उसमें इतना ऐसा मुकाम बना लो ना कि भाई आप बोलो तो आपकी काबिलियत वहां पे परिलक्षित होनी चाहिए। और अगर वो है तो पैसे तो देखिए ऐसा है कि पैसों का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। आप खाना तो आपको 2 रोटी है, कितने भी पैसे हो। और ये कोई मानक नहीं कि उसने इतना कमाया हमने इतना कमाया, नहीं। हाँ, ये पैसे जरूरत है, बिल्कुल, उस पे भी संवाद होना चाहिए कि भाई इसमें क्या क्या मार्ग हो सकते हैं, किस दिशा में हम आगे बढ़े तो कैसे पैसे आएंगे। लेकिन जो सबसे पहली बुनियादी जरूरत है वो है काबिलियत। काबिलियत अगर है
तो बाकी सब अपने आप फॉलो बहुत लोग अपनी काबिलियत पहचानते भी नहीं है, एक वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपको पता नहीं है कि इसके लिए तो हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आप देखिए ना, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, मतलब और आपने कहा आप इंट्रोवर्ट थे, आप कभी बात नहीं करते थे भाई। अब लेकिन अब ये है कि इसमें नियति, संयोग, संगत, परिवार, समाज, सबकी भूमिका होती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब भाई ये भी डिपेंड करता है कि अगर ऐसी संगत मुझे ना मिली होती, ऐसा परिवेश ना मिला होता, ऐसा समाज ना मिला होता, तो शायद मैं भी कहीं ऐसे नौकरी कर रहा होता। नौकरी करना गलत नहीं है, नहीं, लेकिन ये है कि मेरी काबिलियत का अब मुझे लगता है कि सही सदुपयोग हो रहा है। अभी भी संतुष्ट नहीं रहता हूँ, रात रात भर नींद नहीं आती, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और जो भी कोई क्रिएटिव आदमी होगा ना, आप उससे पूछेगा, विक्षिप्त कभी नींद नहीं आती। अब आज भी मैं सुबह 6 बजे सोया हूँ, मतलब सोने की कोशिश करता हूँ। अब तो ये है कि यूट्यूब पे वो वाले म्यूजिक लगाता हूँ जो नहीं आते, स्लीप म्यूजिक। हाँ, उस तरह वाले कुछ म्यूजिक लगा दिया जिसमें कि बारिश और इस तरह की आवाजें आती हैं, वो सब होता है मेडिटेटिव म्यूजिक। हाँ, कि भैया किसी तरह नींद आ जाए। तो विक्षिप्त आदमी को नींद नहीं आती है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है। तो मैं बस यूथ को यही कहूंगा कि भैया काबिल बनो, और इतना काबिल बनो कि भाई आप जब बोलो या जो भी करो वो आपकी काबिलियत बोले, और उसके बाद उसका प्राइस तो फिर मार्केट अपने आप फिक्स कर लेता है। कर देगी, बिल्कुल। ये है, पैसों के पीछे बहुत भागना शुरुआती दौर में मैं एडवाइजेबल नहीं मेरे लिए होता है। आई थिंक वही एक प्रॉब्लम आज के यूथ की है कि उनको सब चीज जल्दी चाहिए। एग्जैक्टली, तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत गाड़ी चाहिए। पहले के टाइम में होता था लोग पूरी पूरी जिंदगी बिता देते थे, तब कहीं घर, गाड़ी, बाकी चीजें करते थे। अभी होता है कि नौकरी कर लो, फटाफट EMI ले लो, हो जाएगा। आप लेकिन उसमें स्थिरता देखिए। मेरे पिताजी एक सामान्य सी नौकरी करके वो 38-40 साल के रहे होंगे, उन्होंने अपना खुद का घर बनाया, जमीन ली, सब कुछ किया। आज की तारीख में कल्पना भी नहीं कर सकता मकान लेने की, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ना। लेकिन उनके में स्थिरता थी, उनके में उनका विजन लॉन्ग टर्म था, उन्होंने अपनी जरूरतों को वो कर रखा था। पिताजी आज भी कार नहीं ली है, मैं इतनी महंगी गाड़ी चल रहा हूँ, तो वही है ना, सबका अपना विजन का अंतर है। हाँ, वो तो है, जिसको जो सूट करे। एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि यूथ को ना थोड़ा सा, ये आपने कहा ना जल्दी में बहुत है। एक तो ये जो सारा पूरा एक माहौल बना है, गलत वो भी नहीं है, रील, टिकटॉक, फलाना धमाका, तो उसमें इतनी जल्दी में है ना कि सब कुछ तुरंत बनाना है, तुरंत फेमस होना है, तुरंत हिट हो जाना है। तो और लोग हुए हैं, कुछ तो एक ही वीडियो डाली और हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि स्थिरता अगर जीवन में चाहिए ना, तो उसका एक प्रोसेस है जी, और उस प्रोसेस से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। बच्चा पैदा हो रहा है, आप उम्मीद करो कि मतलब सीधे ग्रेजुएशन कर ले, नहीं हो पाएगा भैया, 20 साल चाहिए। 20 साल चाहिए, सही बात है। चाइल्ड इज अ 20-year प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली। तो खैर आप तो खुद ही राइटर है, और तो ये है, मतलब बाकी तो मैं क्या ही कहूँ, बाकी सबकी अपनी जर्नी है। जी जी, नहीं, और आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच एन इंस्पायरिंग जर्नी विद अस। आई एम श्योर आपको देख के बहुत सारे विजित कहीं ना कहीं खड़े होंगे और अपने अपने जिले में, अपने अपने स्टेट्स में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। मैं बस एक चीज और कहूंगा आपसे, एक बात छूट गई, भाई कुछ भी करो या ना करो यार, एक बेहतर इंसान बनो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मतलब ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए यार, कि आगे बढ़ने के लिए किसी को भी खत्म करने को, मतलब किसी को भी गिरा दिया, मतलब गिराने की बात कर रहा हूँ कि गिरा करके आगे बढ़ना है, कुछ ऐसे करना है। एक बेहतर अगर इंसान बने ना, आप देखिए ना, मोरल साइंस एक चैप्टर, वो सब्जेक्ट हुआ करता था क्रिश्चियन स्कूल्स में, खास करके एक फर्स्ट क्लास मोरल साइंस हुआ करता था, और वो पास करना जरूरी होता था। उसमें ये ग्रेस का सिस्टम ही नहीं था, वो हमारे कंपलसरी था, हम लोग उसके रहे। आप पता है इतने अच्छे अच्छे रिलेशंस होते थे, सब कुछ होता था। मतलब आप देखिए ना, सारी जगह प्रतिस्पर्धा किस बात की चल रही है कि कौन कितने पैसे कमाएगा, कौन किस पोजीशन में बैठा है। कहीं बात नहीं होती कि इंसान कैसा है, ये खुश कितना है, सैटिस्फाइड है कि नहीं अपने काम से। तो हम सारे एथिक्स को ताक पे रख करके बेहतर अगर नहीं सब कुछ पाले तो क्या मतलब है? नहीं, वो कोई मतलब नहीं। जैसे स्टीव जॉब्स ने भी ना लास्ट स्टेज में अपने यही कहा था कि आई विश आई हैड स्पेंट सम टाइम विद माय फैमिली। थोड़ा सा कम काम किया होता, थोड़ा सा कम किया होता तो एक वो सेटिस्फैक्शन होता। बट ठीक है, नॉनदलेस सबकी जर्नी रहती है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत रोचक वार्ता रही, और आपने मतलब बड़े सलीके से कुछ पन्ने पलटे जीवन में पुराने जाने का। मैं थोड़ा बोलता ज्यादा हूँ, और असल में उसी की खा रहा हूँ। तो आप इसी तरह खाते रहिए, अच्छे अच्छे कंटेंट हमें देते रहिए। आने वाले टाइम पे हम ब्लॉकबस्टर फिल्म्स देखें, आपकी मूवीज देखें। बस हमारी ढेरों शुभकामनाएं और दुआएं। शुभकामनाएं स्नेह बनाए रखिए, और यात्रा जारी रहे। ऐसी हम कोशिश करेंगे कि आप तक कुछ बेहतर कंटेंट पहुंचता है।